हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जूरिस लॉ कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं एसपी पांडे आप सभी के साथ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए जुड़ रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है, जो उसकी विषय है, जो उसकी प्रकृति है, इन तत्वों से आपको रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ आप ये समझेंगे कि एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ना है, कौन सी बारीकियों को समझना है और किस तरीके से आप अपनी स्टडी को बेहतर बनाएंगे। बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, विशेष तौर पे ये वीडियो लेक्चर LLB 5 ईयर कोर्स में, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसको ऑनर्स कहते हैं, उसके प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के लिए यानी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये लेक्चर हमने तैयार किया है। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को ह्यूमैनिटी के कई सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है। और मैं ऐसा समझता हूँ, और जो मुझे छात्रों की प्रतिक्रिया मिली है उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि इकोनॉमिक्स को हैंडल करने के लिए, इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बच्चों को थोड़ा सा और प्रिपेयर होना होता है और उन्हें अपनी जो स्टडी पैटर्न है उसको और थोड़ा सा बेहतर बनाना होता है। मैं टॉपिक पर आने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस YouTube चैनल पर, यानी कि जूरिस लॉ कॉलेज के YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म से आपको अलग अलग टीचर्स द्वारा अलग अलग विषयों पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप यहाँ से जुड़े रहिए। आप में से जितने लोग ये इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं या आप में से जितने लोग देख रहे हैं, वो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो जूरिस लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हो अथवा ना हो, उनके साथ शेयर करिए। ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो थैंक यू आप लोगों को। पहले ही मैं थैंक यू बोल दे रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मैंने कहा कि इस वीडियो लेक्चर का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे। सामान्य अर्थों में जब अर्थशास्त्र की बात होती है तो जहन में ये ख्याल आता है कि ये बहुत ज़्यादा आंकड़ों वाला, बड़ा टेक्निकल किस्म का और बड़ी जो है भारी भरकम टर्मिनोलॉजी वाला वर्ड है। इसमें हम पहुँचेंगे तो पता चलेगा कि कैसे विश्व में पहुँच जाएंगे जो बहुत ज़्यादा अपने आप में अपडेटेड नेचर का है। ये बात बिल्कुल एक हद तक सही भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास जो आपका अर्थशास्त्र है इसे हम रुचिकर नहीं बना सकते, इसे इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ व्यवहारिक जो स्थितियाँ हैं उसे समझते हुए चलेंगे तो ये विषय आपके लिए टेक्निकल होते हुए भी, एडवांस होते हुए भी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हुए भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और मेरे साथ आप स्टडी करेंगे। मैं आपको अभी से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस विषय में आप इतने सहज हो जाएंगे कि हर हाल में अपनी परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं और डेफिनेशन की ओर चलते हैं। सामान्यतः मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि ह्यूमैनिटी के सभी विषयों के साथ एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि किसी एक परिभाषा की जो बात है वो अंतिम रूप से सत्य नहीं हो पाती है। यहाँ पर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में जो डेफिनेशंस होती हैं उनका एक डेवलपमेंट होता है, उनका एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति जो उसकी स्टडी के शुरू में जुड़ता है, यानी क्लासिकल होता है या प्रतिष्ठित जो वर्ग से आता है, वो कोई बात कहता है, फिर अगली जो जनरेशन है होती है उसमें कोई बात और जोड़ती है, फिर अगली जनरेशन उसमें कोई बात और जोड़ती है और समय परिदृश्य के अनुसार उसमें नए तत्व जुड़ते रहते हैं और परिभाषा जो है वो विस्तृत होती जाती है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के साथ भी यही बात आती है। अभी मैं पहले आपको विषय पर केंद्रित होकर के वो बातें करना चाहता हूँ जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। जहाँ तक आपके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने की बात है तो अर्थशास्त्र को आपके जो है सब्जेक्ट में, आपके जो है सेक्शन में परिभाषित करने के लिए 5 वर्गीकरण किया गया है जो परिभाषाओं के रूप में आपको समझना है। देखिए, अर्थशास्त्र की अगर हम पहली परिभाषा ढूंढें, यानी कि पहली बार इकोनॉमिक्स को किस रूप में डिफाइन किया गया, क्या था, तो पहली बार जो है वो वेल्थ के रूप में डिफाइन किया गया था और इसके जो जनक हैं वो एडम स्मिथ माने जाते हैं। दूसरी बार यानी दूसरी जो परिभाषा का अप्रोच किया गया वो वेलफेयर के रूप में किया गया और उसके जनक मार्शल को माना जाता है। तीसरी जो आपकी थॉट आई इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने में वो स्कैरसिटी की है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा है जिसके जनक प्रोफेसर रॉबिन्स हैं। चौथी जो बात आई वो आई हमारे यहाँ के एक इंडियन जो है इकोनॉमिस्ट है और उस पर उनकी जो
परिभाषा, उस पर इंडियन फिलॉसफी की खास झलक देखी जा सकती है, वो थी वांटलेसनेस डेफिनेशन। मतलब ये कि जो डिजायरलेसनेस है, वांटलेसनेस है, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा उन्होंने दी, और वो है प्रोफेसर जे.के. मेहता। उसके बाद एक डेफिनेशन और आई जो आज की मॉडर्न डेफिनेशन है, वो दिया पॉल सैमुअल्सन ने, और ये डेफिनेशन है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड। यानी कि अगर मैं एक सिरे से आपको बताना चाहूँ कि अर्थशास्त्र को किन 5 नजरिए से परिभाषित किया गया है, तो पहली परिभाषा जो प्राथमिक परिभाषा बनी, जो पहली बार डिफाइन किया गया, वो वेल्थ के रूप में किया गया, धन के रूप में किया गया। उसके जनक जो है वो एडम स्मिथ है। उसके बाद जो परिभाषा बनी वो बनी वेलफेयर के रूप में, उसके जनक मार्शल है। तीसरी परिभाषा आई जो आई दुर्लभता के लिए, उसको हम कहते हैं स्कैर्सिटी डेफिनेशन, वो आई रॉबिन्स के द्वारा प्रस्तुत की गई। चौथी प्रोफेसर जे.के. मेहता के द्वारा वांटलेसनेस, आवश्यकता विहीनता की परिभाषा आई। उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन जो आपके सामने है आज के दौर में, वो आई पॉल सैमुअल्सन के द्वारा। पॉल सैमुअल्सन ने उसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड बता दिया। कहने का पूरा मतलब ये है कि जो ये परिभाषाएं आप तक पहुंची हैं, ये परिभाषाएं किसी न किसी एक खास नजरिए से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करती हैं। अब एक एक परिभाषा को हम लेंगे और उसके महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एडम स्मिथ जो है वो आपकी धन संबंधी परिभाषा के जनक है। एडम स्मिथ के बारे में थोड़ी बात और मैं कर लेना चाहता हूँ, वो ये है कि एडम स्मिथ जो है उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उनकी एक पुस्तक है जो बहुत ज़्यादा बार कॉम्पिटिशन में पूछी गई है। उसका पूरा नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्टली इस पुस्तक को हम वेल्थ ऑफ नेशन के रूप में जानते हैं। ये जो किताब है, इसको लिखने के बाद एडम स्मिथ एक जनक के रूप में, अर्थशास्त्र विषय के जनक के रूप में प्रतिस्थापित हो गए, और उनकी इस किताब के बाद अर्थशास्त्र की आज तक अनब्रेकेबल स्टडी चल रही है। बीच में उनके बाद से अभी तक कभी अर्थशास्त्र के अध्ययन में कोई अवरोध और गतिरोध या कोई पॉज नहीं आया है, लगातार इसका अध्ययन चल रहा है। इसी नाते एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब आइए हम ये समझते हैं कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था। तो एडम स्मिथ ने जो कहा था, वो कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। यानी दो बातें आपको एडम स्मिथ की डेफिनेशन से समझनी है। एक तो अर्थशास्त्र को उन्होंने विज्ञान माना, और किसका विज्ञान माना, वो धन का विज्ञान माना। तो ये बातें आपको क्लियर जान लेना है। इसी जो विचारधारा है अर्थशास्त्र की, यानी कि वेल्थ संबंधी डेफिनेशन के दो और अर्थशास्त्रियों को आप याद कर लीजिए, उन्होंने भी इसी परिप्रेक्ष्य में अपने विचार व्यक्त किए थे। वो थे जे.बी. से और जे.एस. मिल। ये लोग भी अर्थशास्त्र को धन के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके बाद जो अगली विचारधारा आपके पास है, या अगली परिभाषा जो है आपके पास, वो आती है कल्याण संबंधी परिभाषा। और कल्याण संबंधी परिभाषा जो है वो प्रोफेसर मार्शल द्वारा दी जाती है। वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है और किस प्रकार से खर्च करता है। यानी कि ह्यूमन बिहेवियर को उन्होंने केंद्र में रखा। आगे वो लिखते हैं कि इस प्रकार एक ओर धन का अध्ययन और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण है वो है मनुष्य के अध्ययन की बात। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसमें धन के अध्ययन से ज़्यादा किस बात पर जोर दिया, वो था ह्यूमन बिहेवियर। तो मार्शल साहब ने ह्यूमन बिहेवियर की बात की, और उनकी परिभाषा में जो मेन एलिमेंट आया वो आया मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन। और इस परिभाषा के साथ दो नाम और याद कर लीजिए आप। कल्याण संबंधी परिभाषा के जनक मार्शल तो हैं ही, उनके एक शिष्य है जिनका नाम पीहू है, वो भी अर्थशास्त्र को कल्याण के रूप में ही डिफाइन करते हैं। और कैनन का भी नाम कल्याण संबंधी परिभाषा के साथ आपको याद कर लेना है। इसके बाद आती है बात नेक्स्ट डेफिनेशन की, वो है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जिसके जनक है प्रोफेसर रॉबिन्स। और इस स्कूल में यानी कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा में वो अकेले व्यक्ति हैं जो इसे परिभाषित करते हैं। रॉबिन्स की डेफिनेशन की तरफ अगर जाएं तो उनका जो डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों या उनके सीमित
एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। यहीं पर ये बात बताते हैं कि जो अर्थशास्त्र है उसमें आवश्यकताओं का कोई अंत नहीं है, आवश्यकताएं अनंत हैं। आवश्यकताएं जो हैं वो समान महत्व की नहीं है। आवश्यकताओं की तुलना में जो साधन है वो बहुत सीमित हैं और साधनों का जो है वो एक जैसा यूज करके सभी प्रकार की संतुष्टि अथवा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए साधनों का अधिकतम प्रयोग, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करने की जरूरत है। तो इनकी परिभाषा में मुख्य जो बात आई वो आई कि जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है और जो हमारी रिसोर्सेज है वो कम है। तो ये बड़ी दुर्लभ बात हो जाती है कि नीड जो है उसको पूरा करने में बहुत कठिनाई होती है, बहुत दुर्लभता की स्थिति होती है, क्योंकि हमको साधनों का चुनाव भी करना होता है। साधनों की कमी के नाते उनके यूजेस के साथ भी हमको बहुत सजग रहना होता है। इसके साथ ही साथ जो उन्होंने बात कही वो ये थी कि जो साधन होते हैं उनके अगर हम अल्टरनेटिव यूज खोजेंगे तो ही हम अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये परिभाषा आपके प्रोफेसर रॉबिन्स की है, जो कि दुर्लभता संबंधी है और जिसके वो अकेले एक अर्थशास्त्री हैं जो दुर्लभता संबंधी परिभाषा को प्रस्तुत करते हैं। अब आइए चौथी परिभाषा की ओर चलते हैं, जो कि थी वांटलेसनेस थियरी, यानी कि आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, जिसके जो जनक हैं वो प्रोफेसर जे.के. मेहता है। तो आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा की बात या आवश्यकता इच्छाओं की लोक संबंधी परिभाषा की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय आचरण का इच्छा रहित अवस्था में पहुंचने के एक साधन के रूप में अध्ययन करता है। उनका ऐसा मानना है कि अर्थशास्त्र की स्टडी का उद्देश्य ये है कि मनुष्य किस प्रकार से उस स्थिति को प्राप्त कर ले जहां उसकी कोई इच्छा न रह जाए, जहां उसकी कोई आवश्यकता न रह जाए। ये फिलोसफिकल है, टिपिकल इंडियन फिलोसफिकल स्टाइल में ये डेफिनेशन दी गई है और अर्थशास्त्र में परिभाषा कभी मान्य नहीं हुई, बल्कि इसका बहुत ज़्यादा हार्डकोर क्रिटिसिज्म हुआ था। तो इसलिए इस परिभाषा पर आगे बहुत बहस नहीं हो पाई। अब आखिरी परिभाषा की ओर चलते हैं, जो कि है पॉल सैमुअल्सन की और जिसे हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। पॉल सैमुअल्सन की परिभाषा थोड़ा सा बहुत वास्ट है और बाकी परिभाषाएं जो अभी तक आपने देखी उसमें ये जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा वास्ट होने के साथ साथ इसमें और तत्वों को भी जो है शामिल किया गया है। ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग करने हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं, ऐसा चाहे वे मुद्रा का प्रयोग करके करें अथवा बिना मुद्रा के प्रयोग के करें। डेफिनेशन तो अपनी जगह पे मॉडर्न है ही है। जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात इस डेफिनेशन में है वो ये है कि अब से पूर्व कोई भी किसी भी अर्थशास्त्री ने मुद्रा जैसे शब्द को अपनी परिभाषा में शामिल नहीं किया था, ना तो उसका इस्तेमाल किया था। ये पहला व्यक्ति है जिसने मुद्रा शब्द को अपनी परिभाषा में जगह दी और आप जानते हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो मुद्रा ही है। तो इसकी परिभाषा की अगर विशेषताओं की बात करें तो 3-4 पॉइंट्स इसकी परिभाषा में निकल के आते हैं। जैसे ये कहता है कि मनुष्य की जो कॉमन चीजें हैं उनको टैकल किया जाए और उसमें जो है उसको अपने अध्ययन का, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय बनाया जाए। ये कहता है कि ऐसा अध्ययन किया जाए जिससे आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। अगली बात जो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय की भी एक्सेप्टेंस है और मुद्रा की भी एक्सेप्टेंस है, तो दोनों तत्वों को ये स्वीकार करते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी जो है परिभाषा की है वो ये है कि ये अर्थशास्त्र को एक डायनेमिज्म देते हैं, एक जो है गतिशील विषय के रूप में स्थापित करते हैं जिसमें बहुत सारी जो है फ्यूचर की संभावनाएं हैं। तो इसलिए आज जो पॉल सैमुअल्सन की डेफिनेशन है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है और सबसे ज़्यादा ग्राह्य है, सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। तो ये रही बात डेफिनेशन की। और अब आप आज के जो इस लेक्चर के दूसरे सेगमेंट की तरफ आएंगे तो आप आएंगे वो है अर्थशास्त्र की प्रकृति। और प्रकृति को हम 2 स्तरों पर जांचते हैं। एक स्तर होता है कि हम इसे विज्ञान के रूप में देखें, एक स्तर होता है हम उसे कला के रूप में देखें।
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ एक झलक दूंगा कि अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में कैसे है और अर्थशास्त्र कला के रूप में कैसे है। उसके बाद हम इस पर एक अलग से पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो कि आपको अर्थशास्त्र के कला होने के पक्षों और विपक्षों के तर्कों को समझाएंगे हम, और अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्षों और तर्कों को समझाएंगे। अब मैं थोड़ा सा जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोड्यूस जरूर करूंगा अपने इसी लेक्चर में कि अर्थशास्त्र के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में क्या बातें हैं। तो देखिए, प्रकृति के बारे में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्थशास्त्र की जो नेचर है शुरुआत में उसे विज्ञान ही मान करके स्टडी की गई है और प्रिंसिपल्स पर ही ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक सिनेरियो में आप देखेंगे तो इसमें आर्ट के नेचर बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं। अब ये आर्ट और साइंस का डिफ्रेंसिएशन इस बात पर होता है कि जब तक अर्थशास्त्र केवल कारण और परिणामों की व्याख्या कर रहा था तब तक उसमें विज्ञान के तत्व ज़्यादा थे, लेकिन जहाँ से अर्थशास्त्र ने मानव व्यवहार को इंक्लूड किया, जन कल्याण को आगे बढ़ाया, वहाँ से उसमें कला के तत्व आ गए हैं। तो अगर निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो अर्थशास्त्र जो है वो ना तो अकेले कला है, ना तो अकेले विज्ञान है, बल्कि वो कला भी है और विज्ञान भी है। अर्थात अर्थशास्त्र में कला और विज्ञान दोनों के तत्व समाहित हैं। तो ये है आपका जो है इसकी प्रकृति के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करूंगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इकोनॉमिक्स का ये जो सेगमेंट है उसे आगे बढ़ाएंगे। इस YouTube चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, यहाँ से लगातार लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।